हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका मिश्रा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी क्लास 8 वसंत भाग 3 से बस की यात्रा की संपूर्ण कहानी का सार समझेंगे। इसके जो लेखक हैं वो हैं हरिशंकर परसाई जी, जिनका जन्म हुआ था 22 अगस्त 1924 में और जिनकी मृत्यु हुई थी 10 अगस्त 1995 में। स्टूडेंट्स, इस पाठ के अंदर आपको बताया गया है, इसमें जो इसके जो लेखक हैं वो अपने जो व्यक्तिगत अनुभव है उसके बारे में बताते हैं। मतलब उन्होंने एक बस की यात्रा की थी, उसका वो अनुभव इस पाठ में वर्णन कर रहे हैं। इसमें उन्होंने बताया है कि एक बार वे बस में के द्वारा अपनी यात्रा करते हैं और किस तरह से उनको इस यात्रा में परेशानियां आती हैं। इस सब जो रचना है, इस सब को उन्होंने अपनी इस कहानी में दर्शाया है। एक बार की बात है, बस से वे कहाँ जा रहे थे? पन्ना जा रहे थे। बस जो थी वो बहुत ही पुरानी थी। इस सफ़र में उन्हें क्या क्या अनुभव हुआ, क्या क्या उनके साथ घटा, उन्होंने परिवहन निगम की जो बसें होती हैं उनकी खस्ता हालत के बारे में क्या क्या व्यंग किए हैं और ये भी दर्शाया है कि किस तरह से वे अपनी बसों की देखभाल नहीं करते हैं और वो जो घटिया हालत में हैं बसें, उनके बारे में भी उन्होंने दर्शाया है। जब हम इसको पढ़ते हैं ना तो बहुत सी घटनाएं ऐसी होती हैं हास्यास्पद, मतलब हंसी आती हैं उन घटनाओं में और बहुत ही रोचक हो जाती हैं इसी की वजह से। तो आइए हम भी चलते हैं उनकी इस यात्रा पर। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं बस की यात्रा पाठ। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इस कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर लेखक ने क्या वर्णन किया है, वो कितने मित्र थे? वो 5 मित्र थे और वो उन्होंने एक कार्यक्रम बनाया था कि शाम 4 बजे की बस से चलेंगे। ये जो 4 बजे की बस है वो उन्हें कहाँ तक पहुँचाएगी? उनकी मंजिल तक पहुँचाने में मदद करेगी। पन्ना एक जगह का नाम है, यहाँ से बस चलने वाली थी। करीबन 1 घंटे बाद पन्ना से उन्हें कहाँ जाना था? सतना के लिए बस मिलती। लेखक और उन मित्रों को जबलपुर जाना था, इसलिए क्या है, कुछ यात्रा तो वो बस से करेंगे और बाद में वो जबलपुर से क्या कर लेंगे? ट्रेन पकड़ लेंगे। यात्रा में पूरी रात का समय लगेगा और वो सुबह के समय तक घर पहुंच जाएंगे। आगे आगे पढ़ते हैं। इसमें आगे हम में से 2 को बहुत काम पर हाजिर होना था, इसीलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना ज़रूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन हैं। यहाँ पे लेखक क्या बता रहे हैं कि 2 मित्र थे, उनके जो 2 मित्र थे उन्हें दफ्तर में समय पर उपस्थित होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना उनके लिए बहुत ज़रूरी हो गया था। उनके 2 जानकार लोग भी थे, उन्होंने सलाह दी थी कि अगर कोई समझदार व्यक्ति होगा तो इस शाम को चलने वाली बस से यात्रा करना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि जो शाम की जो थोड़ी देर बस होती है, शाम के बाद थोड़ी देर बाद क्या हो जाता है? अंधेरा हो जाता है काफ़ी, और रात के समय में यात्रा करना क्या होता है? सुरक्षित नहीं होता है। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? इससे लेखक का ये आशय है कि रास्ते में डाकू वगैरह तो नहीं मिलते, लेकिन जो बस की हालत है वो कैसी है? बहुत ही डरावनी है। बस ख़राब हालत में है, पता नहीं मंजिल तक वो पहुंचा भी पाएगी या नहीं। लोग जो हैं हमेशा उस वक्त बस से जाने से क्या करते हैं? बहुत ही डरते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। खूब वयोवृद्ध मतलब होता है बूढ़ी या पुरानी। श्रद्धा मतलब होता है किसी के प्रति आदर और सम्मान और प्यार दिखाना। सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। लोग इसलिए इससे सफ़र नहीं करना चाहते हैं कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। वृद्धावस्था मीन्स बुढ़ापे में
यह बस पूजा के योग्य थी और उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है। इस पैराग्राफ में जो है लेखक इस पैराग्राफ में लेखक ने बताया कि जिस बस से लेखक को जाना था वो बस कैसी थी, बहुत पुरानी थी, वो बहुत सालों से चल रही थी, लोग उसके द्वारा जो है अपनी अनेक यात्राएं पूरी कर चुके थे। इस बस को देखने से यह अनुभव उनको हो रहा था कि बस ने बहुत सारी यात्राएं की हैं, बहुत सारे लोगों को क्या है मंजिल तक पहुंचाया है। उनके निशान इस बस पर साफ दिखाई दे रहे हैं। उनके जो बस की जो शीशे खिड़कियां और पूरी बॉडी थी ना, वो क्या थी, टूट चुकी थी। कोई भी चीज़ सही ठिकाने पर नहीं थी। उस बस की हालत जो थी बस की बहुत ही खस्ता थी। उसका इंजन भी बहुत आवाज़ करता था, इसलिए लोग यात्रा नहीं करना चाहते थे। बस को कुछ परेशानी हो सकती है क्योंकि वो बहुत पुरानी भी हो चुकी थी, मतलब वृद्ध हो चुकी थी। यहाँ पे बोल रहे हैं वो बस, ये सब बस पूजा के योग्य थी। उन्होंने हंसी में कहा कि बस ये जो है पूजा के योग्य हुए, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों को अपनी मंजिल तक तो पहुँचाया था, बहुत ज़्यादा सफ़र तय किया था, इसलिए यह बस पूजा के योग्य है। एक बूढ़ी और पुरानी बस के ऊपर सवार होने का कैसे सोचा जा सकता है, जबकि ये तो उसके आराम करने का समय हो रहा है। चलिए देखते हैं हम जो है नेक्स्ट पैराग्राफ है, बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। हमने उनसे पूछा ये बस चलती भी है? वह बोले चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है यह? हाँ जी, और कैसे चलेगी? गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। तो यहाँ पे जो है लेखक कहते हैं कि जिस बस से लेखक जो है अपनी यात्रा कर रहे थे, उसी बस से कंपनी की बस, वो जिस कंपनी की बस थी ना, उसके हिस्सेदार भी उसी बस से यात्रा कर रहे थे, वो भी इससे यात्रा कर रहे थे। लेखक ने उनसे प्रश्न किया कि क्या ये बस चलती भी है? तो उन्होंने उत्तर दिया हाँ चलती है, क्यों नहीं चलती है, अभी चलेगी। वहाँ वो जो उसके मालिक थे, उन्हें उस बस पर क्या था, पूरा भरोसा था। जैसे हमारी कोई चीज़ होती है तो हमें पूरा भरोसा होता है ना, ऐसे मालिक को भी उनके पूरा भरोसा था। लेखक को उनके मित्रों ने कहा कि वही तो हम देखना चाहते हैं कि ये बस कैसे चलेगी, अपने आप चलती है क्या ये? हिस्सेदार ने लेखक की बात का आश्चर्य जताया। वो आश्चर्यचकित होकर बोला कि उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इतनी पुरानी बस भी चलती है। इसलिए वो पुनः मतलब दोबारा वो कहते हैं कि बस अपने आप चलती है, तो भाई कमाल की बात है ये तो भाई। चलिए देखते हैं हम जो है नेक्स्ट पैराग्राफ। हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। यहाँ पे जो है लेखक क्या कहते हैं, लेखक और उनके मित्रों के मन में क्या विचार आता है कि जाएं या ना जाएं। मन में सोच रहे हैं वो, विचार कर रहे हैं कि जाएं या ना जाएं। उनमें से एक उनका क्या था, डॉक्टर मित्र भी था, तो उन्होंने भरोसा और बढ़ाया और उनका क्या है भरोसा बताया और विश्वास भी जताया कि डरने की कोई बात नहीं है, चलते हैं, चलो। बस ने बहुत सारे लोगों को अपनी मंजिल तक पहुंचाया है, उसमें कभी किसी को धोखा नहीं दिया। तो हमें भी इसको नई नवेली दुल्हन की तरह इस पर विश्वास करना चाहिए और विश्वास करके इस पे बस पे बैठ जाना चाहिए। यह आपको अपनी मंजिल पर अवश्य पहुंचा देगी। जैसे माँ अपने बेटे को गोद में उठाकर चलती है ना, वैसे ही बस भी वैसे ही हम सबको अपने बच्चों की तरह चलेगी और इस सफ़र को मंजिल तक पहुंचाएगी। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। हम बैठ गए, जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। उनकी आंखें कह रही थी आना जाना तो लगा ही रहता है, जो सो जाएगा राजा रंक फकीर। राजा मीन्स राजा ही होता है, रंक मीन्स होता है भिखारी, फकीर मीन्स भी होता है भिखारी। आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए। निमित्त का मतलब होता है कारण। तो यहाँ पर जो है लेखक बोलते हैं कि जो मित्र उनको छोड़ने आए थे वे इस तरह से उनको विदा कर रहे थे जैसे ये उनकी अंतिम विदाई हो। तो उन्हें और शक हो रहा था कि वो ऐसी नज़रों से देख रहे हैं कि पता नहीं हम उनको मिल भी पाएंगे दोबारा कि नहीं मिल पाएंगे। उनकी जो आंखें कह रही थी कि ज़िंदगी में लोगों का आना जाना तो लगा ही रहता है, लोग पैदा होते हैं और उनकी मृत्यु भी होती है। आदमी के इस दुनिया के जाने का कोई ना कोई एक निमित्त कारण होता है। निमित्त का मतलब होता है कारण।
ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उसमें हमें बचना था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए मतलब खिसक गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन चल रहा है। इंजन जो था ना वो बहुत आवाज़ कर रहा था। तो यहाँ पे है ना, जो लेखक कहते हैं कि ड्राइवर ने इंजन को जैसे ही स्टार्ट किया, जब से बस में जाकर बैठे तो ऐसा महसूस हुआ जैसे कि वे इंजन पर ही बैठ गए हों। वो इतनी आवाज़ कर रहा था, उनको ऐसा लग रहा था कि वो इंजन पर ही बैठे हुए हैं। उसकी आवाज़ चारों तरफ गूंज रही थी। बस की जो खिड़कियाँ थी, जो उसमें कांच ही नहीं बचे थे, बहुत कम कांच जो लगे हुए थे, और हवा भी क्या थी, पूरी जोरों पे आ रही थी। और जो कांच थे बचे भी थे ना, वो सारे टूटे फूटे थे। वे तुरंत खिड़की से दूर खिसक गए, क्योंकि लेखक को वो डर रहे थे ना कि कहीं चोट ना पहुंच जाए, इसलिए वो खिड़की के पास नहीं बैठे। इंजन चल रहा था, बस भी स्टार्ट थी, ऐसा महसूस हो रहा था लेखक को कि जैसे वो सीट के नीचे ही इंजन लगा, उनकी सीट के नीचे ही इंजन लगा हो और घर घर की आवाज़ कर रहा हो, जो कि बहुत ही खतरनाक उनको महसूस हो रही थी। बस सचमुच सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि ये गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। इस पैराग्राफ का जो है मतलब है, उन्होंने लेखक ये बोल रहे हैं कि बस इतनी पुरानी थी कि उनके लेखक और मित्रों को लग रहा था कि ये पता आज़ादी के टाइम की बस है, और उस समय जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था उस टाइम की बस है। जिस तरह से गांधी जी के समय में असहयोग आंदोलन चलाया गया था, उसी तरह इस बस का हर हिस्सा पूरी तरह से सहयोग ही नहीं कर रहा था। बस इतनी ज़्यादा पुरानी थी, बहुत पुराने ज़माने से ये चलती आ रही है, इस कारण इसकी हालत जो थी क्या थी, बहुत ख़राब हो चुकी थी। अब लेखक को इसमें यात्रा करने से डर रहे थे, क्योंकि इंजन भी आवाज़ कर रहा था, खिड़की भी टूटी हुई थी और पुर्जा पुर्जा इसका क्या हो रहा था, हिल रहा था। अब नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। ये समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। यहाँ पर जो है लेखक अपनी दशा बताते हुए कह रहे हैं कि बस की सीट जो थी वो उसकी बॉडी आपस में साथ ही नहीं दे रही थी, मतलब असहयोग कर रहे थे, यानी सारी बस हिल रही थी। कभी लगता था कि सीट अपनी जगह ही नहीं है, कभी हिल रही है, कभी महसूस ही नहीं हो रही। सीट बॉडी को छोड़कर आगे खिसक गई हो, कभी आगे निकल गई हो, कभी पीछे निकल गई हो। उनकी बॉडी आगे पीछे भागी जा रही थी, वो लगते ही ना दच के। तो कभी ऐसा लगता है कि 8-10 मील चलने पर सारे अंतर, जैसे चलते हैं अपन, जब 8-10 मील चल लेते हैं तो सारी पूरी हालत बॉडी की ख़राब हो जाती है। उनका इस समय बॉडी ऐसी ही हो गई थी। लेखक को समझ नहीं आ रहा था कि हम बस की सीट पर बैठे या सीट उनके ऊपर सवार हो गई हो। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ है, एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। यहाँ पे जो है लेखक क्या कह रहे हैं, अचानक बस में क्या हो गया, कुछ खराबी सी आ गई, और वो क्या है, रुक गई। बस की पेट्रोल की जो टंकी थी उसमें छेद हो गया था और वो पेट्रोल क्या था, बहने लगा था। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली के द्वारा, एक पाइप के द्वारा इंजन में भेजने लगा। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। यहाँ पे लेखक जो हैं कह रहे हैं, लेखक ये आस लगाए बैठे थे कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के जो हिस्सेदार हैं वो आएंगे, इंजन को गोद में रख लेंगे। व्यंग मतलब वो कर रहे हैं, ऐसा लेखक को लगने लगा था, क्योंकि जो कंपनी की बस थी ना, उसके जो हिस्सेदार थे वो भी इसी बस में यात्रा कर रहे थे। और अब वो सोचे जा रहे थे कि अब धीरे धीरे इस बस के जो इंजन को है हिस्सेदार निकाल लेंगे और अपनी गोदी में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ अपने बच्चे को दूध की बोतल से जो शीशी से पिलाती है ना, वैसे उस तरीके से।
नेक्स्ट पैराग्राफ है, बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता था, स्टीयरिंग टूट सकता था। इसमें लेखक क्या कहते हैं कि बस की गति जो थी अब 15-20 मील हो गई थी, मतलब रफ्तार बहुत धीमी हो गई थी। लेखक को क्या लगा, और लेखक को अब है ना बस पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, क्योंकि उसकी हालत ही ऐसी हो गई थी। अब तो उसके जो पेट्रोल की टंकी में था वो भी छेद हो गया था। अब उस पर और भरोसा वो नहीं कर रहे थे। कभी भी कुछ भी हो सकता था, ब्रेक भी फेल हो सकता था, स्टीयरिंग भी टूट भी सकता था, कुछ भी हो सकता था। उनके मन में क्या है, ऐसे ख्याल आ रहे थे। उनके मन में जो है डर बैठ गया था और संदेह होने लगा था बस के प्रति। वो बस की यात्रा को सफल करें, और जैसा उन्होंने सोचा था, वे जैसा उनके मन में डर था, वैसा वैसा ही वो जो है घटित हो रहा था। मतलब वो जैसा जैसा बस के बारे में सोच रहे थे, सब कुछ वैसा ही घटित हो रहा था उनके सामने। नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता था डर लगता था कि इससे बस टकराएगी। वो निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतज़ार करता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी। इसमें जो है लेखक क्या कहते हैं कि जो दृश्य उनके सामने आ रहा था वो जंगलों का, आसपास घने पेड़ थे, नदी तालाब थे, बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा था। जब उसकी जो खिड़की से वे देख रहे थे तो दृश्य जो थे वो मतलब सौंदर्य था वो उनको बहुत अच्छा लग रहा था। चारों तरफ हरे भरे पेड़ थे, पक्षी चहचहा रहे थे। जैसे कि बस की जो हालत थी वो खस्ता थी, फिर भी वो क्या है, डरे हुए थे। और कोई पेड़ सड़क के किनारे था, जो सड़क के किनारे पेड़ लगे हुए थे ना, वो उसको अपना क्या दुश्मन समझ रहे थे कि बस इससे जाके अभी टकरा जाएगी। हर पेड़ निकल जाता था तो उनकी जान में जान आ जाती थी, तो फिर वो दूसरे पेड़ का इंतजार करते थे। झील दिखती थी तो सोचते थे कि बस गोता लगा जाएगी, अर्थात वो डुबकी लगा जाएगी, मतलब उसमें डूब जाएगी। नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। एकाएक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वो चली नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे, बस तो फर्स्ट क्लास है जी, ये तो इत्तेफाक की बात है। अब इसमें लेखक क्या बता रहे हैं कि एक बार फिर से बस रुक गई। फिर कुछ ना कुछ खराबी हुई। ड्राइवर ने बहुत ही कोशिश की पर वो चली ही नहीं। बस ने अपना विरोध जताना शुरू कर दिया। जो कंपनी के हिस्सेदार थे वो कह रहे थे बस तो फर्स्ट क्लास है, मतलब बहुत अच्छी है, ये तो इत्तेफाक की बात है कि जो आज बार बार रुक जा रही है। ऐसा कभी इसके साथ हुआ नहीं था, आज पहली बार ही ऐसा हो रहा है कि मतलब बार बार रुक जा रही है। बस के साथ कुछ खराबी, यार बस में उनको लगता था कि कुछ खराबी आ गई है, इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कंपनी के हिस्सेदार ने जो है भरोसा दिलाते हुए सबको कहा कि ये बस बहुत ही अच्छी कंडीशन में है, डरने की कोई बात नहीं है, ऐसा हो जाता है कभी कभी। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। लगता जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारी पर लदकर हम चले आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस बियावान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। क्षीण मीन्स होता है कमज़ोर, और दयनीय होता है बेचारी होता है। ग्लानि मतलब खेद, मतलब किसी चीज़ का हमें खेद हो। प्राणांत मतलब होता है मरना, और बियाबान मतलब होता है सुनसान एरिया। अंत्येष्टि मतलब होता है अंतिम क्रिया। इसमें लेखक क्या कह रहे हैं कि जैसे कि रात हो गई थी और रात चांदनी रात थी, तो क्षीण चांदनी में पेड़ों की छाया के नीचे वो बस जो है बड़ी बेचारी टाइप से लग रही थी। बस जैसे ही कि रुक चुकी थी, अंधेरा हो गया था और चांद की चांदनी में पेड़ों की नीचे की छाया में बस खड़ी हुई थी। उसकी हालत बहुत दयनीय उनको लग रही थी। उनको ऐसा लगता था कि कोई बूढ़ी औरत जो थक के बैठ गई हो, इस तरह से बस खड़ी होकर रुक गई है। उन्हें अपने आप पर खेद हो रहा था कि बेचारी पर लदकर जो है हम लोग चल रहे हैं, मतलब उसके ऊपर सवार होकर बेचारी की हालत खस्ता है और हम उस पर चल रहे हैं। उनको ऐसा लगता था कि सुनसान एरिया में इसकी अंतिम क्रिया करनी पड़ेगी। हमें इसका यहीं पर त्याग करना होगा और अपना सफ़र कैसे पूरा करें, इस बस की परेशानी लेखक के मन में चलती ही जा रही थी। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। बस आगे चली, उसकी चाल और कम हो गई।
कम हो गई थी। इसमें क्या कहते हैं, कंपनी के जो हिस्सेदार थे वो जो इस बस से यात्रा कर रहे थे वो अपनी मदद करने लगे। उन्होंने इंजन को क्या किया, खोला और उसको सुधारा तो बस आगे थोड़ी चली। इसके पश्चात आगे बढ़ी, उसकी चाल तो बहुत ही कम हो गई थी, ऐसा लग रहा था जैसे हम पैदल यात्रा कर रहे हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ है, धीरे धीरे वृद्धा की आँखों की ज्योति जाने लगी। चांदी में रास्ता टटोलकर वो रेंग रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वो एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो उम्र ही नहीं रही है। यहाँ पर जो है लेखक कह रहे हैं कि बस की हेडलाइट की रोशनी अब बहुत कम हो गई थी। वृद्धा बस को वो क्या कह रहे थे कि बहुत ही वृद्ध हो गई है और आंखें की हेडलाइट भी चली गई है उसकी। अंधेरी रात में उसकी हेडलाइट बहुत ही कमज़ोर दिखाई दे रही थी, रोशनी भी कम थी। चांदनी रात थी तो जो है ड्राइवर को जो है थोड़ा अच्छा दिखाई दे रहा था। आगे पीछे कोई गाड़ी आती दिखाई देती तो एकदम किनारे पर खड़ी हो जाती थी। जब कोई इधर उधर से गाड़ी आती वो खड़ी हो जाती। बस का ड्राइवर साथ से गुजरने वाली गाड़ियों को कह रहा था कि बगल से निकल जाओ। वो किनारे खड़ा हो जाता था और ड्राइवर को बाकियों को कह देता था आप किनारे से निकल जाओ। जो गाड़ियाँ गुजर के जा रही थी वो उनको कैसी लगती थी, नई नवेली दुल्हन की तरह जवान लगती थी। वो उसे बेटी कहते थे। लेखक बस की तरफ से कहते हैं कि उसकी जो उम्र हो गई है, तुम जवान हो, तुम निकल जाओ, मैं तो धीरे धीरे आऊँगी। चलिए अब नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। एक पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया। वो बहुत ज़ोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर कहाँ नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वो टायरों की हालत जानते हैं फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस से सफ़र कर रहे हैं। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। उत्सर्ग मीन्स होता है बलिदान, और जो कम दुर्लभ होता है जो कम मिलता हो। यहाँ पे क्या कहते हैं लेखक, बस एक छोटे से पुल के ऊपर से पहुँची थी। टायर जो है फिस करके बैठ गया। टायर से एक प्रकार की ध्वनि निकली जो टायर पंचर होने का संकेत कर रही थी। सफ़र फिर वहीं रुक गया। बस की गति बहुत कम हो गई थी, इसलिए किसी को परेशानी नहीं हुई और कोई घायल भी नहीं हुआ। अगर ज़्यादा स्पीड होती तो वो क्या होती, गहरे नाले में गिर सकती थी। लेखक हैं जो हिस्सेदारों की तरफ से सम्मान की नज़रों से देखते हैं और कहते हैं कि इस टायरों की हालत जानते हैं फिर भी अपना खतरा मोल लेकर इस बस से यात्रा कर रहे हैं। ये तो हद हो गई है। मालिक भी ऐसी खस्ता बस में सफ़र करके मरने के तैयार है तो हैरानी की बात है भाई इसमें तो। लेखक इसके बारे में कुछ श्रद्धा भासु इसकी ओर देखते हैं और सोचते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ है, सोचा इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है, इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। इसमें जो है लेखक हिस्सेदार के बारे में सोच रहे हैं कि ऐसी भी कोई व्यक्ति होता है जो ऐसी खस्ता हालत में भी बस चलाते हैं और ख़ुद भी उसमें सफ़र करते हैं। वे सोचते हैं इस कंपनी का मालिक कोई क्रांतिकारी आंदोलन का नेता ही होगा, क्योंकि आम आदमी तो अपना बलिदान देने से रहा। कहीं का नेता होना चाहिए ताकि वो किसी अच्छे आंदोलन का नेतृत्व कर सके। नेक्स्ट पैराग्राफ है, अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसारे उसका इंतज़ार करते, कहते वह महान आदमी आ रहा है जिसमें एक टायर के लिए प्राण दे दिए, मर गया पर टायर नहीं बदला। इसमें लेखक क्या सोच रहे हैं, भय से डरे हुए हैं। वो सोच रहे हैं कि अगर हम मर जाते तो देवता लोग बाहें पसारे हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। इस लेखक उसके बारे में सोचते हैं, कहते हैं कि बस यात्रा करते हुए मर गया या फिर सब मर जाते तो ईश्वर हमारे लिए बाहें पसारे बैठे हमारा इंतज़ार करते। ईश्वर कहते हैं कि कितना महान आदमी है, एक टायर बदलने की बजाय अपने प्राणों को ही त्याग दिया, ये बहादुरी का काम है। नेक्स्ट पैराग्राफ है, दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ी थी, पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। यहाँ पर जो लेखक है कंडक्टर साहब ने अपना जो सहयोग दिया और टायर बदल दिया, फिर बस चल पड़ी। लेखक को जरा सा भी विश्वास नहीं था कि वे अपनी मंजिल पर पहुँच जाएंगे, उन्होंने उम्मीद छोड़ दी थी। नेक्स्ट पैराग्राफ है, लगता है ज़िंदगी इसी बस में गुजारनी है, इससे धीरे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी तनाव खत्म हो गए, हम बड़े इत्मीनान से घर की तरफ बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। प्रयाण मतलब होता है प्रस्थान, बेताबी मतलब बेचैनी होती है। यहाँ पर है ना
लेखक को ऐसा लग रहा था कि पूरी ज़िंदगी अब जो है बस में ही गुजारनी पड़ेगी लगता है। इससे मृत्यु लोक को प्रस्थान कर चले जाना होगा हमें लगता है। सारी ज़िंदगी इसी बस में गुजार देनी पड़ेगी, प्राण भी शायद इसी बस में ही निकल जाएंगे। अब लेखक को ऐसा लगने लगा था कि इस धरती पर उसकी कोई मंजिल नहीं है, आखिरी मंजिल बस थी जो पता नहीं ये कहाँ ले जाएगी। उनके मन में बेचैनी थी और उनके मन में तरह तरह के ख्याल और चिंताएं ख़त्म ही नहीं हो रही थी। अब उनको भरोसा भी नहीं था कि वो अपने मंजिल तक पहुंच भी सकेंगे। शोर मचाने से कोई फ़ायदा भी नहीं होता। आराम से इत्मीनान से वो क्या है बैठ गए। जितने भी यात्री थे सब आपस में हंसी मजाक करने लगे और लेखक के जो मित्र थे वो भी अपना समय समय पर हंसी मजाक करके अपना जो है सफ़र व्यतीत करने लगे। स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो है ये पाठ का सार समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर बताऊंगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट भी करिए और हमारे जो है चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। बाय बाय।